ये देखो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन क्या है। थर्ड सम, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 7.5% शेयर of a company if rupees 9,000 were invested to purchase shares at market price rupees 450 and total dividend of 150 was obtained। इसमें कैसा है, डिविडेंड का रेट दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड 7.5% और टोटल डिविडेंड दिया है 150 और नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, नहीं सॉरी फेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन बीच में ये भी दिया कि 9,000 में कितने शेयर्स परचेज किए वो नहीं दिया, 9,000 इन्वेस्ट किए और रेट 450 था। ऐसे जो एग्जांपल होते हैं उसके लिए मैंने ऊपर हिंट दी है। देखो अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला में एनपीपी होता है। यहाँ पर ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ, रेड में लिखा था मैंने, एनपीपी इंटू नंबर ऑफ शेयर्स होता है। लेकिन जब ब्रोकरेज की बात ही नहीं होती है तभी एनपीपी और एमपी मार्केट प्राइस सेम ही होती है, क्योंकि अगर ब्रोकरेज नहीं कटता है या ऐड नहीं होता है तो परचेस वैल्यू वही मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलेगी ना, तो नेट परचेस प्राइस मार्केट प्राइस ही रहेगी। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये फार्मूला यूज करना है। इसमें हम लोग गलत क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस हम लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली होता है नेट परचेस प्राइस। लेकिन नेट परचेस प्राइस और मार्केट प्राइस यहाँ पर सेम है क्योंकि ब्रोकरेज नहीं है। ओके, तो एग्जाम से जैसे जैसे मैं सॉल्व करता था उस तरह से अगर जाना है तो मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले आएगा रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू 7.5%। फिर दूसरी वैल्यू क्या दी है, अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू ₹9,000। फिर मार्केट प्राइस 450, मार्केट प्राइस इज ₹450 ऐसा दिया है। और क्या दिया है, टोटल डिविडेंड दिया है, टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू ₹180। ये इतनी इंफॉर्मेशन दी है। और कैलकुलेट करने का क्या है सर 150। 150 है क्या, हाँ देखो मैं ऐसे फेंक रहा हूँ खुद, 150 है। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे। ऐसा ये सम है। ये हो गया डेटा कलेक्टेड। फिर मैंने जैसे बोला वैसे अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला मैं लिखूंगा और अमाउंट इन्वेस्टेड है 9,000 इक्वल्स टू मार्केट प्राइस है 450 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं तो x। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू डिवाइड कर लेते हैं किसको किससे, 9,000 को से डिवाइड करना है 450 से। कितना आंसर आया, कितना होता है 200 या 20, 9,000 डिवाइडेड बाय 450 इज 20। तो आया x इज 420। x मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, सो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 20। ओके, फिर क्या करना पड़ता है, अभी डिविडेंड के केस में जाएंगे। डिविडेंड में दो इक्वेशंस है, अभी मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं। तो शेयर्स में दो इक्वेशन है। पहला क्या है,
डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला याद है? Rate of dividend into face value upon 100. वेरी गुड। रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला है, डिवाइड बाय 100। फिर सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, कितना है फेस वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड 7.5 इनटू फेस वैल्यू कितनी है पता नहीं है ना, वही तो कैलकुलेट करने है, तो आएगा y अपॉन 100। y कैसे आया, एक बार x यूज कर लिया तो दूसरी बार y, ये हो गया। फिर ऐसा एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करना होता है, जो वेरिएबल x और y रहेगा उसको ऐसे ही वो आगे लेके जाएंगे और बाकी डिवाइड कर लेंगे। 7.5 डिवाइडेड बाय 100 तो आएगा 0.075। कैलकुलेट करके देखो तुम लोग, 7.5 अपॉन 100 0.075y। फिर उसका दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये डिविडेंड में आए रहेंगे। ओके, डिविडेंड इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड कितना है, वो मैंने गलत लिखा था 180, तो ये 150 है। डिविडेंड पर शेयर कितना है 0.075 y इनटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं ऊपर कैलकुलेट किए 20। फिर इस ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, 150 एज इट इज लिखो, y को आगे कर दो, तो y आगे चला गया तो कौन कौन बचा, 0.075 इंटू 20। तो कैलकुलेट करो कितना है, 0.075 इंटू 20 तो आया 1.5। फिर ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, तुम लोगों को अभी इतना तो प्रैक्टिस हो गया। y को एक बाजू कर लिए तो 1.5 से उस तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, 150 को 1.5 से डिवाइड, तो कितना आता है देखो, 100 आता है। वन 50 को 1.5 से डिवाइड किया तो 100 आता है क्या देखो, और अगर 100 आता है तो y की वैल्यू 100 हो गई, और y यानी फेस वैल्यू, देयरफॉर फेस वैल्यू इज ₹100। ये हो गया आंसर। देखो समझ रहा है क्या, ये पहले 2-3 प्रॉब्लम में क्या है, जो नंबर ऑफ शेयर है डायरेक्ट नहीं दिए, उसमें अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया और कितनी मार्केट प्राइस है ऐसे थे, तो मार्केट प्राइस से सीधा डिवाइड करेंगे अमाउंट को तो कितने शेयर्स मिलते हैं वो मिलता है, बस ये इतना एक्स्ट्रा याद रखना है। अपना जनरल फॉर्मूला है शेयर्स में अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल टू एनपीपी इनटू नंबर ऑफ शेयर, लेकिन एनपीपी यानी नेट परचेस प्राइस, नेट परचेस प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज, लेकिन ब्रोकरेज नहीं है तो मार्केट प्राइस ही हो गई, प्लस ब्रोकरेज 0 हो गया, तो ये फार्मूला बनता है टेम्पररी। ये हो गया, मुझे थर्ड सम का आंसर मैंने दे दिया। किसको डाउट रहेगा तो पूछो। सर मेरे को डाउट है। हाँ बोल ना। सर वो 20 का हमने कुछ किया नहीं, नीचे करो ना वो दूसरा फॉर्मूला। सर 20 को हम डिवाइड नहीं करेंगे 150 को। 150 को यहाँ पर बोल रहा है तू? हाँ सर यहाँ पे 150 को 1.5 से डिवाइड किया ना मैंने।
तो 20p रहेगा ना उधर? नहीं नहीं, ये जो है ना, ये देखो, ये इसमें कितने नंबर से तेरे हिसाब से? 2 नंबर है सर। तीन है, तीन। हाँ ठीक। कौन कौन? 150 इक्वल टू 0.075 y हाँ, और इंटू। मल्टीप्लाई बाय 20। हाँ, तो मैं राइट साइड जितना मैंने ग्रीन किया है ना, उतने में देख, तो तीन नंबर है, तीन। दो एक है नंबर 0.075 है, एक है वाई, और तीसरा है 20। हाँ। तो उसमें मैंने क्या किया, वाई को एज इट इज आगे कर दिया, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई होता नहीं कैलकुलेटर में, रख हाँ दिया आगे। तो बाकी बचे दो नंबर, कौन कौन? 0.075 और 20, उसको मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने कैलसी से, तो उसका हाँ आंसर है 1.5। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ 1.5 लिखा है। तो 20 से अभी क्या डिवाइड करने का रह गया? समझा सर। समझ गया ना? हाँ। और कोई है इशू? सर हम लोग उसको डिवाइड नहीं करेंगे, वैसे छोड़ देंगे। किसको? ये तो y की ये लिखिए ना आप, 50/1.5। हाँ, तो फिर ये आगे क्या किया? ये क्या है? ओके सर। हाँ, 150 डिवाइड बाय 1.5 किया ना मैंने, तो तू कैलसी से करके देख, 100 आता है। ओके सर। तो इसका मतलब y की वैल्यू 100 है। y मैंने किस जगह पे लिखा था? y लिखा था मैंने, जिसकी जगह पे y लिखा वो आंसर मिल गया। यहाँ पर y लिखा मैंने, वो किसके जगह पे लिखा? फेस वैल्यू की जगह लिखा। तो इसका मतलब फेस वैल्यू y है, और y का वैल्यू 100 आया, इसका मतलब फेस वैल्यू 100 आया। बस खत्म। अभी बोलो दूसरा कौन सा सम सॉल्व करना है, जो भी बोलोगे मैं सॉल्व करता हूँ। 11 सम करना है मुझे। ओके। समर इन्वेस्टेड 2 lakh rupees in a mutual fund on 20th January 2008. ओके, फिर क्या हुआ? NAV was 54.8. He redeemed all his units on 30th of April 2011 with NAV was 70.2. If there was no entry or exit load, find his net gain and rate of return. ओके, तो ये किस टाइप का समय तुम लोगों के ध्यान में आया? परचेज का है सर। और सेल का नहीं है? परचेस का है और सेल का नहीं है। सेल का भी है ना? हाँ सर, सेल का भी है इसके अंदर। हाँ, खाली डिविडेंड एग्जिट नहीं है। लोन है। हाँ, लोन। डिविडेंड हाँ। नहीं है खाली। बराबर है। एंड प्रॉफिट भी है। गेन यानी क्या है ना? प्रॉफिट। हाँ, तो वो प्रॉफिट भी है, सब कुछ है इसमें। बराबर। तो अभी डेटा कलेक्ट करते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड, जैसे पढ़ते जाऊंगा वैसे मैं लिखते जाऊंगा। पहले बोला समर इन्वेस्टेड दिस मच, तो अमाउंट इन्वेस्टेड 1,20,000। ओके। उसके अलावा डेट का कुछ मतलब नहीं है, डेट को कुछ लेना नहीं है, उसको छोड़ देना है। एनएवी वाज 554.8, बट दिस इज एनएवी एट परचेस। ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि दोनों भी एनएवीज है, इसलिए एनएवी खाली लिखना डेंजरस है। ये कौन सा एनएवी? एट परचेस। He redeemed all his units on so and so date with NAV was 70.2. ये भी NAV है, लेकिन ये कौन सी है? NAV at sale। सर अमाउंट इन्वेस्टेड 2 लाख सर है। 2 lakh है सर इन्वेस्टेड अमाउंट। सर कैसे पता चलेगा सेल्स का क्या है, ये परचेज का क्या है अमाउंट? NAV की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, एनएवी की। हाँ देखो कैसे पता चला। समर इन्वेस्टेड मतलब क्या हो गया, ट्रांसलेट करो हिंदी में। समर ने इन्वेस्ट किया, पैसा, पैसा हाँ डाला, लगा। कितना? 2 लाख रुपया हम्म, इन म्यूचुअल फंड। किसमें? म्यूचुअल फंड में डाला, ये तारीख को, एट NAV 54.8 के हिसाब से। ऐसा इसका मीनिंग होता है ना। तो हाँ इन्वेस्टमेंट किया है 54.8 के हिसाब से। समर ने 20 जनवरी को म्यूचुअल फंड में 54.8 की NAV के हिसाब से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ऐसा हिंदी में ट्रांसलेट हो गया।
तो ये 54.8 एनएवी है, कहाँ कब की, जब इन्वेस्ट किया तब की, तो एनएवी एट परचेज, जब परचेस किया तब की। बाद में ही रिडीम, रिडीम का मैंने बोला कि रिडम्पशन मतलब सेल, रिडीम मतलब सोल्ड ऑल हिज यूनिट्स, कौन से तारीख को जो भी है वो, विथ एनएवी 70.2। तो जब सेल किए तभी एनएवी 70.2 थी, ऐसा इसका मीनिंग है। उसने अपने सारे यूनिट 30 अप्रैल 2011 को जब एनएवी 70.2 थी तभी बेच दिए, ऐसा हो गया हिंदी में ट्रांसलेशन। तो एनएवी कितनी थी 70 पॉइंट, कब, जब बेचे तब, तो इंग्लिश में हुआ एनएवी एट सेल, कितना, ₹70.2। मुझे लगता है कि तुझे समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। हाँ समझा। एंट्री लोड कितना है, नो मतलब जीरो मतलब नील। एग्जिट लोड कितना है, वो भी नील है, लेता नहीं है कंपनी, एंट्री लोड एग्जिट लोड कुछ नहीं ले रहा है, अच्छी बात है। अभी मैंने समझाया था कि जब भी एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं होता है तभी जो अपने वेरी फेमस 3 स्टेप्स है परचेस या सेल के, उसमें से पहले 2 स्टेप का कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि सेल या परचेस में पहली स्टेप होती है एंट्री लोड या एग्जिट लोड, लेकिन वो नहीं है तो जीरो हो गया ना सीधा, तो उसका फार्मूले की क्या जरूरत है। और दूसरा होता है नेट परचेस प्राइस या नेट सेल प्राइस, लेकिन नेट परचेस प्राइस नेट सेल प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस यानी एनएवी प्लस एंट्री लोड या एनएवी माइनस एग्जिट लोड, ऐसा दो ही है। लेकिन अगर एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं है तो एनएवी ही मार्केट प्राइस यानी एनपीपी या एनएसपी हो जाएगा। नेट परचेस प्राइस मार्केट प्राइस ही बनेगी शेयर्स में, यानी म्यूचुअल फंड में एनएवी ही मार्केट प्राइस बनेगी, नेट परचेस प्राइस बनेगी। तो एग्जिट लोड एंट्री लोड जब नहीं होता है तभी क्या होता है, 2 स्टेप हट जाते हैं, सीधा चाहिए तो मैं पूरा ऊपर चला जाता हूं, मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, कोई इश्यू नहीं। यहां मैंने कहीं फार्मूले लिखे हैं ना, वो फार्मूले में दिखाता हूं वापस, ये देखो यहाँ पर है। जब मैं बोल रहा हूं कि एंट्री लोड नहीं है तो इसका 0% हो गया, तो ये 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब एंट्री लोड 0 हो गया। तो ये जो दूसरी फिगर है यहाँ पर, ये 0 हो गई, और 0 ऐड करने से कुछ नहीं होता है, मतलब वैसे के वैसे रहेगी एनएवी। तो ये एंट्री लोड में हटा देता हूं, तो ये पढ़ो एनपीपी इक्वल्स टू एनएवी। तो ये जो तीसरा फार्मूला है अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू एनपीपी इनटू नंबर ऑफ यूनिट, उसमें एनपीपी के जगह सीधा क्या लिखना है, क्या लिख देना है सीधा, जब एंट्री लोड नहीं रहेगा तो एनपीपी की जगह एनएवी, तो एनएवी अगर लिख देना है, जैसे ऊपर मार्केट प्राइस डायरेक्ट लिख देता वैसे ही ना एनएवी लिख देना है, तो ये 2 पार्ट चले गए ना, अपना काम आसान हो गया, सीधा तीसरा फार्मूला। वैसे इधर भी एग्जिट लोड 0 हो जाएगा, तो ये -0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो एनएसपी इज एनएवी। तो जब एंट्री लोड या एग्जिट लोड नहीं होता है, जब वो कमीशन नहीं लेता है, तो अपना काम बहुत आसान होता है, जो एनएवी है वही एनपीपी एनएसपी है। ये अगर समझ में आया तो ये प्रॉब्लम में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। देखो अभी मैं वापिस वहां चला जाता हूं, कहां पर था ये यस अभी आएगा, यहां पर मैं सॉल्व कर रहा था ये। तो अभी मुझे क्या करना है, परचेस के केस में पहला फार्मूला यूज करना है, पहला यानी डायरेक्ट थर्ड, अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू एनपीपी इनटू नंबर ऑफ, हाँ अभी तो आप एनएवी बोले। बोला ना अभी, बराबर है ना, लेकिन फार्मूला तो ये है ना। अभी लिखता हूं ना, बट क्या, एनपीपी इक्वल्स टू एनएवी। वाई, अगर मैं लिखते समय स्टेप्स अलग अलग कर रहा हूं और उससे तुम्हारा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सिंस, जैसे मैंने ऊपर लिखा था पढ़ाते समय, सिंस देयर इज नो एंट्री लोड, क्या लिखा था याद है, देयर इज नो एंट्री लोड, ये लिखा था एनपीपी इज
ये ने भी, और फिर मैंने अमाउंट इन्वेस्टेड के फार्मूला में यहां क्या कर दिया था, अभी तुझे समझ में आएगा, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड है 2 लाख रुपीज, ये ने भी कितनी थी, परचेस का बात है, इन्वेस्टमेंट मतलब परचेस का बात है, 54.8, 54.8 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स, तो एक्स का आंसर कितना आएगा, क्या करना है, ये 2 लाख को किससे डिवाइड करना है, 54.8 से डिवाइड करना है, तो x इक्वल्स टू, बोलो कोई कर रहा है क्या सवाल, 3649.63 फिर से 3694 3649 49, उल्टा कर दिया, 49.3650 .36504 है, तो 50 ही लिखता हूँ, ठीक है, 63 सर 363 363, 63 वो 36 कट होगा, आप पॉइंट के बाद रॉन्ग लिखे 63 होगा, 63, हाँ आगे 504 504 मतलब 50, ओके, अभी बराबर है 6350, तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू 3649.6350, ये हो गया, ये परचेस का केस कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, सेल के एक्चुअली जाना पड़ता है डिविडेंड में, इन परचेस के बाद डिविडेंड में, लेकिन यहाँ ऊपर उसने डिविडेंड की बात ही नहीं की, मतलब डिविडेंड मिला ही नहीं था, डिविडेंड मिला नहीं था, तो क्या करेंगे, सीधा सेल के केस में, सेल के केस में भी अगर मुझे वही फॉर्मेट जो मैंने ऊपर यूज किया था यूज करना है, तो सिंस देयर इज नो एग्जिट लोड कॉमा एनएसपी इज नथिंग बट एनएवी, एनएवी एट सेल, ऐसा मीनिंग होता है उसका। सो फॉर्मूला सेल में से थर्ड डायरेक्टली वो क्या है, अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू, एनएसपी लिखना था लेकिन एनएसपी को एनएवी हो गया, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू, अमाउंट रिसीव्ड तो पता नहीं लेकिन एनएवी पता है, कितना है 70.2, देखा ना तुम लोगों ने, एनएवी एट सेल इज 70.2, ये याद है। और नंबर ऑफ यूनिट्स अभी कैलकुलेट किए, कितने हैं 3649.6350, तो करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके कितना, 2,56,204.377 204 20 2 lakh 1 लाख ने 2 लाख, 2 lakh 2,56,204.377 377 मीन्स 38, क्योंकि अभी ये पैसे की बात है तो 2 डिजिट के आगे नहीं जाना है, ओके, इतना हो गया अमाउंट रिसीव्ड। फिर क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट या टोटल गेन, दोनों का एक ही मीनिंग है, इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस डिविडेंड, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस डिविडेंड, मैंने बताया था जब बात नहीं करते वो डिविडेंड की तो हम भी छोड़ देते हैं, छोड़ देने का। अभी अमाउंट रिसीव कितना है, 2,56,204
0.38 माइनस कितना इन्वेस्ट किया था याद है? 2 इन्वेस्ट लाख कितना? 2 लाख। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, प्लस डिविडेंड कितना मिला? 0। ऐसे हो गई। अब ये दोनों इक्वल टू मैच करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। ओके, इक्वल्स टू कितना आता है फिर? 2 लाख चला गया 56,204 204.38। कितना पैसा बचा? वो हो गया गेन या प्रॉफिट। इतने पूछा था क्या? और कुछ? और कुछ भी पूछा था? इफ देर इज नो नाइदर एंट्री लोड नॉर एग्जिट लोड, फाइंड द नेट गेन एंड रेट ऑफ रिटर्न। अरे अभी रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? नहीं पता। रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा नाम परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? जितना पैसा कमाया, गेन जितना हुआ, उसमें से कितने पैसे में मिला उतना गेन, उसका परसेंटेज। यानी कि टोटल गेन डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100, ये फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ अभी टोटल गेन तो पता है तुम लोगों को कितना है? कितना है? 56,204.38। लेकिन पैसा कितना खर्चा किया था? 2 लाख रुपीज अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। ये हो गया यहाँ पर इक्वल्स टू, आगे लेके जाएंगे इक्वल्स टू के आगे इक्वल्स टू, ये हो गया। फिर अभी इसको कैलकुलेट करके इधर लिख दो। 56,204.38 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो आया 28.102। तो 28.10, ये क्या हो गया? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हो गया मतलब क्या हो गया? कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। रेट ऑफ रिटर्न इज परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज गेन। हो गया। ऐसे करना है इसको। अभी यहां से हमने स्टार्ट किए थे, फिर डेटा हमने कलेक्ट किया, फिर हमने बोला कि एनपीपी एनएवी सेम ही है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड का फार्मूला लिख के एक से एन नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट किए। फिर हमने बोला एग्जिट लोड नहीं है तो एनएसपी एनएवी एक है, तो अमाउंट रिसीव्ड का फार्मूला चेंज करके एनएवी लिख दिया और ये सॉल्व करके अमाउंट रिसीव मिला। फिर गेन का फार्मूला लिख के उसके फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किए तो ये गेन मिला, और फिर रेट ऑफ रिटर्न के लिए ये फार्मूला। ये सब हो गया मेरा। तुम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था मुझे? 11। तो 11 का ये पूरा सॉल्यूशन हो गया मेरा। अभी पढ़ाने के बाद वापस इसका फॉन्ट में कम कर देता हूँ। तो अभी बोलो मुझे कौन सा सम सॉल्व करना है। वापस मैं पूरा एक्सरसाइज दिखाता हूँ। ये तीसरा किया तो फर्स्ट एंड सेकंड तुम लोगों को आने चाहिए, क्योंकि सेम ही टाइप है वो, खाली वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करने के, लेकिन डेटा टाइप सेम ही है। कितने पैसे इन्वेस्ट किए, कितना मार्केट वैल्यू था, और डिविडेंड का रेट कितना है, फेस वैल्यू कितनी है, तो टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करो। इस तरह के ये दो है। तो इसको देख के थर्ड को ये फर्स्ट टू सॉल्व कर सकते हैं। फिर मुझे लगता है शेयर्स में तुम लोगों को कोई डाउट नहीं, क्योंकि शेयर का तुम लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। ये 4 5 6 7 सब शेयर्स ही है। तो मुझे 11वां पूछा था, मैंने सॉल्व किया। और क्या है? सर 7वां बताओ। 7वां क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। वेरी गुड। क्या है 7वां क्वेश्चन? पढ़ लो एक बार।
Lily purchased 560 shares of market price 380. Afterwards, sold them with market price 450 per share. She had to pay 0.4 brokerage for both the deals. एग्जैक्टली अभी जो 11 वर्ष सॉल्व किया वैसे ही है, खाली वो था म्यूचुअल फंड का और ये है शेयर्स का. फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट रिसीव्ड एंड आल्सो द प्रॉफिट शी अर्न. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि है ना क्यों बोल रहा हूं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड और अमाउंट रिसीव्ड कैलकुलेट करने के बोले तो एक आने का कोई चांस नहीं. और दूसरा है रेट ऑफ ब्रोकरेज, दोनों में भी 0.2% है. तो अभी मुझे डेटा कलेक्ट करने हैं तो उसके पहले मुझे लिखना पड़ता है ना कौन सा केस है. परचेस का है क्या? हाँ है. सेल का है क्या? सेल भी है. एंड प्रॉफिट का है क्या? तो प्रॉफिट भी है. सब कुछ है, ये सब कुछ एक ही में आ गया. देखो वैसे ही है कि फिर मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ता है. तुम लोग बोलोगे तो मैं लिखता हूं यहाँ पर लिली परचेज 560 शेयर्स, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 560. मार्केट प्राइस 380, तो मार्केट प्राइस, लेकिन कौन सी मार्केट प्राइस? एट परचेस, क्योंकि परचेस लिखा है ना तो एट परचेस है. कितनी है? ₹380. ओके. फिर क्या है? एंड आफ्टरवर्ड सोल्ड देम विथ मार्केट प्राइस, फिर से एट सेल. कितनी है? ₹450. और क्या दिया है? रेट ऑफ ब्रोकरेज कौन सा? 0.2%. लेकिन एट सेल या एट परचेज बोथ. समझ में? एट परचेज आल्सो 0.2 because they said both the deals मतलब परचेज एक डील है, सेल करके पैसा वापस लेना है दूसरा डील. तो हमको कैलकुलेट करना है अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट रिसीव्ड एंड टोटल प्रॉफिट अर्न. तो ये हो गया. फिर हमको परचेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन इधर ब्रोकरेज है तो डायरेक्ट आपको जैसे एनएसपी इक्वल्स टू एनएवी या एनएसपी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ऐसा नहीं लिख सकता हूं मैं, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. तो परचेज में पहली स्टेप क्या है? ब्रोकरेज पर शेयर. अगर भूल गए हो तो देखो, क्योंकि है ना ऊपर हम लोग जब म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं ना तो उधर का लैंग्वेज यूज करते फिर इधर का भूल जाते हैं. वहां था एंट्री लोड, इधर का क्या होता है? ब्रोकरेज पर शेयर. फॉर्मूला कौन बताता है? वही एक ही स्टूडेंट हमेशा बताते रहती है. क्या है? रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 100. बराबर. फिर इक्वल्स टू रेट दिया है, मार्केट प्राइस भी दी है, सब सब्स्टिट्यूट करो. इधर रेट है 0.2 इंटू मार्केट प्राइस है, अभी परचेस की बात हो रही है तो 380 डिवाइडेड बाय 100. करो कैलकुलेट, करो कैलकुलेट. जीरो 0.76 है. 0.76 बराबर है क्या? देखो. हाँ सर, राइट. बराबर है ना? बराबर है क्या ब्रोकरेज पर शेयर? हाँ सर. हाँ. फिर दूसरा फार्मूला क्या होता है मालूम है? एनपीपी, सॉरी, एनपीपी इक्वल्स टू एनएवी नहीं, मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल्स टू के आगे इक्वल्स टू मार्केट प्राइस 380 प्लस ब्रोकरेज हुआ 0.76. तो आंसर आया इक्वल्स टू
380.76, ये ऐसे होगा। फिर तीसरा फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नेट परचेज प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यूनिट्स नहीं, क्योंकि मैं शेयर्स में डील कर रहा हूं। तो नेट परचेस आई 380.76 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने बोले, नंबर ऑफ शेयर 5। एक फिगर मैंने गलत लिखा क्या? नहीं सर, आपने ये हाँ बराबर, एक फिगर मैंने गलत लिखा, ओके, एक डिजिट गलत लिखा, ओके। अब ये कितना होगा बताओ, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होगा, 380.76 मल्टीप्लाइड बाय 560, 13,225.6। 2,13,225.60 बराबर, बराबर है। सर सिर्फ 6 है, 0 नहीं है। बराबर है तेरा, लेकिन 6 के आगे नहीं है तो मतलब कौन है? नहीं है मतलब कौन है? 0 है। फिर 0 लिखना क्यों है? तो इसलिए लिखना है कि हमारा फॉर्मेट क्या है, पैसे की बात हम लोग कितने डिजिट में करते हैं, 2 डिजिट। 2 डिजिट में। तो दूसरा डिजिट नहीं है मतलब कितना है, 0 है। 0.6 का मतलब 60 पैसे होता है, 60 पैसे, तो 0.60 लिखना पड़े, ठीक है। नहीं लिखे तो गलत है, ऐसा नहीं, समझ लो बात। ये बात खत्म हो गई इन्वेस्टमेंट की, अभी सेल की बात होगी। तो आएगा फिर से ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल्स टू, ब्रोकरेज का क्या हो गया अभी बराबर, ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल्स टू, फिर से फार्मूला सेम ही है, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। अभी हम सेल का केस ले रहे हैं, चाहे तो ऊपर एक बार लिख दो सेल का केस, कंफ्यूजन न रहे इसलिए, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अभी का रेट क्या है, दोनों भी जगह उन्होंने बोला 0.2, लेकिन मार्केट प्राइस क्या हो गई अभी, ये देखो मार्केट प्राइस एट सेल अभी 450 हो गई, तभी 380 थी परचेस के समय। तो अभी यहाँ मुझे करना पड़ेगा 450 डिवाइडेड बाय 100, करो कैलकुलेट, 0.9 आता है, 0.9, आता है क्या? हाँ तो 0.90, ओके। ब्रोकरेज पर शेयर हो गया सेल के केस में। तो दूसरा होता है NSP इक्वल्स टू होता है मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज सर, माइनस ब्रोकरेज। माइनस ब्रोकरेज है। ओ, मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम लोग कितने अलर्ट और कितने सोए हुए। ओके, तो NSP इक्वल्स टू मार्केट प्राइस हो गई 450 माइनस ब्रोकरेज हो गया 0.90, तो आंसर आया 449.1, चेक करो तुम लोग, 10, ये हो गया मार्केट प्राइस। ये हो गया NSP हो गया। तो फिर अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू NPP इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ, गलत हो गया कुछ क्या, NSP एंड नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स। अभी मैं म्यूचुअल फंड में नहीं, अभी मैं शेयर्स में हूँ।
तो इक्वल्स टू एनएसपी कितना हो गया था 449.10 या 1 वॉट एवर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 560 यहाँ दिख रहे हैं मुझे 560 ओके तो 560 तो इक्वल्स टू कितना होता है देखो 2,51,496 2,51,400 पॉइंट नहीं 51 नहीं आवाज नहीं आया 2,51,000 then 51,000 sir 15 नहीं 51 अच्छा 2,51,496 496 पॉइंट नहीं पॉइंट नहीं है सर एग्जैक्ट है वेरी गुड एग्जैक्ट एग्जैक्ट फिगर है ओके तो अमाउंट रिसीव्ड मिला तो उन्होंने क्या बोला कि अमाउंट इन्वेस्टेड कैलकुलेट करो तो हमने किया अमाउंट रिसीव्ड कैलकुलेट तो हमने किया फिर ओहो क्यों भागता है इधर उधर हाँ ये अमाउंट इन्वेस्टेड है अमाउंट रिसीव्ड किया आल्सो फाइंड द प्रॉफिट शी अर्न तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या लिखूं प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड बराबर है प्लस क्या रहता है प्लस डिविडेंड लेकिन मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर क्यों क्योंकि डिविडेंड नहीं दिया बात ही नहीं की है तो जीरो है तो क्या क्यों लिखने का ऐसे 251,496 ये हो गया अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था नहीं मुझे मालूम ऊपर जाना पड़ेगा ये 213,225.60 इतना अमाउंट इन्वेस्टेड था तो यहां रख दिए फिर क्या हुआ इनको माइनस कर दो जो आएगा वो बताओ मुझे वो रहेगा प्रॉफिट 38,000 हम्म 270.4 0.40 ओके इतना प्रॉफिट हुआ परसेंट निकालने को बोला ही नहीं तो हम निकालते थे हमको क्या है परसेंटेज या रेट ऑफ रिटर्न बोलते थे या परसेंटेज गेन बोलते थे तो हम लोग क्या फॉर्मूला करते थे परसेंटेज गेन इक्वल्स टू टोटल गेन यानी कि ये फिगर डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड यानी ये फिगर इंटू 100 ऐसा कर देते थे लेकिन उन्होंने नहीं पूछा तो हम भी नहीं करेंगे ठीक है